हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। स्टैंड बीपीएससी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग स्पेशल बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जितना एडिटोरिया का प्रकाशन है, एडिटोरिया प्रकाशन का हम वो करवा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा दूसरा होगा प्रीवियस ईयर का, जो 67 रीअपियर का जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसका है दोस्तों। देख लीजिए उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्पकालीन स्थल स्थल गुजरात में है? कौन सा है? तो दोस्तों ये लोथल है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजयालय था। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 8वीं शताब्दी में। चोलों की राजधानी क्या क्या हुआ करती थी? तंजौर हुआ करती थी। ठीक है, क्या हुआ करती थी? चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये महाकश्यप थे। ठीक है, कौन थे? महाकश्यप। ये कब हुआ था दोस्तों? 483 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, किराता की कीरा तर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? कीरा तर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है भारवी ने लिखा है। किसने लिखा है? भारवी ने। ठीक है, भारवी ने लिखा है। 18 सर्ग है इसमें। कितने? 18 सर्ग, याद रखिएगा। सर्ग मतलब पाठ को बोलते हैं, अध्याय को। आगे देखिए, आगे है दोस्तों भारतीय मध्यकालीन से देख लेते हैं कितने प्रश्न बने थे। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, दिल्ली के मेहरौली एक जगह है, 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया इसने। ठीक है, सॉरी, इसने तो पूरा करवाया। ठीक है, अ, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसने इसका बनाने की प्रक्रिया शुरू किया। किसके? एक संत थे बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन थे? बख्तियार खिलजी के वियोग में इसने बनाया था। उनके गुरु थे, और ये 1210 में ही मर गए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर गए तो अधूरा रह गया। ठीक है, जिसके बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। देख लीजिए, प्रश्न बनता है 71.4 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुका थे दोस्तों। वेरी सिंपल, हरिहर बुका। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन लोगों ने 1336 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, आगे है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक ना, 1615 से लेकर 19 के बीच में जहांगीर के दरबार में ये रहा था। ठीक ना, उसके बाद देखिए, आईने अकबरी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है, आधुनिक भारत से देख लेते हैं। आधुनिक भारत से ही ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम में, भारत का जितना एग्जाम होता है। उसके बाद देखिए, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? तो ये मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ? मद्रास में लागू की गई थी। आगे देखिए, आगे है, 1857 के विद्रोह को जिसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, उनका क्या नाम था दोस्तों? तो BD सावरकर नाम था। 20वीं शताब्दी के बाद, 20वीं शताब्दी के पहले वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट। अब भारतीय पूछता तब सरोजनी नायडू बोलते। ठीक है, आगे देखिए, आगे आगे प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? बहिष्कृत भारत जर्नल ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। 1927 में मराठी पक्षक बहिष्कृत भारत इन्होंने प्रकाशित किया। उसके बाद देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन के आगमन। ठीक ना, इसमें क्रिप्स मिशन की आगमन जो हुई सबसे पहले हुई, याद रखिएगा। देखिए, जापान की सफलता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने 1942 में अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को
संवैधानिक प्रस्ताव देकर भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन, कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बैठक 29 मार्च को किया उस समय। और क्रिप्स मिशन की सफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अब मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। या इस तरह क्या हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है 1929 में लाहौर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, सॉरी थे, रिस्पेक्ट मतलब ऐसा था तो इसलिए मैंने बोल दिया प्रश्न में, ये थे वो। दिसंबर 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित है। ठीक है, और यहीं पर ये पेपर लीक हुआ था, आपको भी पता है, आरा में ही ये एग्ज़ाम जो 67वीं का ये पेपर है, रीअपियर जो हुआ था, दूसरी अपियर कैंसिल हुआ था पेपर, उसका वहीं पर पेपर वहीं से आउट हुआ था। आगे देखिए, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों ये भागे थे हजारीबाग जेल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ बातें याद रखिएगा दोस्तों। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना, वहाँ आर.एन. मधोलकर ने किया। ठीक है, 1922 की बात करेगा जैसे गया अधिवेशन, तब चित्तरंजन दास। और वही 1940 की बात करेगा तो रामगढ़ बोलिएगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए, आगे है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद है वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों लाला लाजपत राय हैं। याद रखिएगा, 1928 में इसे प्रकाशित किया गया था। उसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न आपका कि वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में, ठीक है, बंगाल के युवा राष्ट्रवादी थे और इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक नेताजी किस देश से जुड़ा गया था? तो जर्मनी के साथ जुड़ा गया था। ठीक है, जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित हैं? तो सूर्यसेन थे। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार पर धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल, ठीक है, 1930 की रात को सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। इस धावे में सूर्यसेन को गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल जो थे और एक और थे अनंत सिंह, इन क्रांतिकारियों का साथ मिला था उन्हें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? किस विद्रोह का? तो सन्यासी विद्रोह का विलोक किया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये लियाकत अली खान थे। ठीक है, लियाकत अली खान थे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार स्पेशल से देख लेते हैं कुछ समय कितना प्रश्न बना था बिहार स्पेशल के स्पेशल से संबंधित। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित किया गया था? तो 22,511 करोड़। ठीक है, 22,511 करोड़ अनुमानित किया गया था दोस्तों। आगे देखिए, आगे है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें देखिए राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, राजकुमार शुक्ला संबंधित थे, JB कृपलानी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, राम मनोहर लोहिया नहीं संबंधित थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? किस जिले में? तो गोपालगंज में दोस्तों, ठीक है, गोपालगंज में। उच्चतम साक्षरता की बात करेगा तो रोहतास बोलिएगा, ठीक है, 75.59 है। और न्यूनतम का बोलेगा तो पूर्णिया बोलिएगा। आगे देखिए, आगे है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये 1913 में बुलाई गई थी, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। और 1912 में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्य, कितने? 43 सदस्य वाले बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक किया गया था 20 जनवरी 1913 को। उसके बाद बिहार से रसीम कुमार एक क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों ये आरक्षित है आपको 38, ठीक है, 38 आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र के लिए बात करें तो 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो 75 हो जाएगा। लोकसभा की सीटों की बात करें बिहार में तो 40 हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो ये 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की बात करें तो 38 हो जाएगा। अनुसूचित लोकसभा में बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 में प्रदान किया गया था, ठीक है, 2006 में। उसके बाद झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? तो ये कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित किया गया है इसको। अगला प्रश्न देखिए, अगला है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? कितने विभाग शामिल है दोस्तों? तो इसमें 7 विभाग शामिल है, याद रखिएगा 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया जिला से शुरू किया गया था। कहाँ से? खगड़िया जिला से। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था दोस्तों। सिद्धू और कान्हू ने किया था। भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच संथाल रहते थे। उसके बाद देखिए, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने दिया। अगला प्रश्न देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था अनुशीलन समिति की एक शाखा। उसके बाद है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया? किसने किया? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा स्थित है दोस्तों सासाराम में, ओके, सासाराम में स्थित है। आगे देखते हैं सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, पटना में स्थित है। आगे देखिए, आगे है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील है दोस्तों। कौन सा है? कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी झील तो ये गया में स्थित है, ठीक है, गया में। आगे देखिए, आगे प्रश्न है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। आगे देखिए, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को
नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। तो ये दोस्तों अधीनस्थ विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति जो थी ये उससे संबंधित थी। आगे देखिए, आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये वाद और कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, मुकदमे तथा कार्रवाई बोल सकते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा। वही 76 की अगर बात करता तो भारत का महान्यायवादी बोलते। वही अगर 302 की बात करता तो व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति की बात करते आप। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों देखिए, भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ए और डी, तो इस तरह एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था, मैंने सिर्फ संविधान मारा था। किस राज्य में पहला लोकहित स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकहित स्थापित हुआ था दोस्तों? किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये दोस्तों कार्यरत थे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संविधान की गहराई 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें से तो कौन सा शामिल नहीं है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण खेल जो है ये संविधान की सूची में नहीं है। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत के संचयन निधि पर क्या किया जाता है? यानी अतिरिक्त खर्च होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा स्वीकार कर लेता है, वो आवश्यक भी होते हैं, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। और इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, निश्चित संख्या भी नहीं है। वर्ष बजट 2022-23 की हम बात करें तो इसमें 102 मांग रखी गई, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। ठीक है, उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन, नीति और कार्यान्वयन से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, सही है। उसके बाद यह एक संवैधानिक संगठन है, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है, और इसकी सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति पर ही होती है। अब प्रथम वित्त आयोग के गठन की बात करें तो ये 1951 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राइट आंसर एक ही 2 होगा, तो 2 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री उनके पास विभाग था। अब भारत का भूगोल से देख लेते हैं कितने प्रश्न बने हैं। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है कृष्णा और गोदावरी नदी से। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ी हुई है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन आपका दोस्तों झारखंड में होता है। ठीक है, झारखंड में होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है
बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं है? तो दोस्तों गया में नहीं है। कहाँ नहीं है? गया में नहीं है। बिहार के नवादा जिले में सर्वाधिक अभ्रक का भंडार मिलता है। अभ्रक, ठीक है, नवादा जिले में अभ्रक का भंडार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। ठीक है, तुलना कीजिए। तो इसमें से आपका देखिए अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा भर निर्भर है। तो बिल्कुल सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खारा है, तो जाहिर सी बात है खारा होता है वहाँ का पानी दोस्तों। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये गलत है, सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन में ये राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। आगे है आपका, आगे देख लेते हैं दोस्तों। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो जियासिनक्लाइन के रूप में, जियोसिनक्लाइन के रूप में इसे वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो देखिए जम्मू कश्मीर की वुलर झील जो है ये क्या है दोस्तों? ये मतलब जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और लोकोकित झील, लोकोकित झील देखिए, लोकतक झील जो है, लोकतक झील है मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इस झील में कई कई बुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो इस तरह राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। वुलर झील और लोकतक झील ये दोनों मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन है। लौह अयस्क खनन है दोस्तों। और विश्व का भूगोल से देख लेते हैं कितने प्रश्न आए थे। ठीक ना, देखिए इसमें देखना है कौन सही है कौन गलत है। तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, सही है। उसके बाद है ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, तो सही है। अंडे की अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता नहीं है। जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, तो ये सही है। इस तरह 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित होता है किससे? तो देखिए जियोडेसी पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने का प्राकृतिक विज्ञान है, अर्थ साइंस जिसे बोलते हैं। वर्तमान में प्रचलित शब्द जीपीएस का संबंध जियोडेसी से है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, तो ये वेगनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वेगनर के द्वारा। अगला प्रश्न, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जावा। ठीक है, जावा के द्वारा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस बल के कारण होता है? तो ये दोस्तों होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, किसके द्वारा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? भूमि सीमा नहीं है, तो ये लेबनान। ठीक है, लेबनान के द्वारा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ
व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है ये? तो ये टाइटेनियम का खनिज है दोस्तों। किसका? टाइटेनियम का। अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न बने थे। प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक, ऑप्शन है मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि या भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। इस तरह ये राइट आंसर हो जाएगा कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो ये हिस्सा नहीं है आपका, देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी बोलते हैं, ठीक ना, एनडीसी, यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार करने की शीर्ष निकाय है। इस परिषद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इस तरह इनमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग किससे संबंधित होगा? तो केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति हो जाएगा गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है पारेख समिति, ठीक है, पारेख समिति। तो पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। उसके बाद है नरसिंहम समिति, नरसिंहम समिति आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक ना। तो क्या करना है? देखिए, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में सही आरोही क्रम में देखना है। तो पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब दिया है, पश्चिम बंगाल पंजाब है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ए नंबर में ही आपका आंसर दे दिया है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बढ़ते क्रम में है। उसके बाद देखिए, विज्ञान से कितने प्रश्न बने हैं देख लेते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब है कि वह दर्पण जो है अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण एक चिकनी सतह है जिस पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के परिवर्तन के कारण बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, लिख देते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और आकार के समान बनता है। वही अवतल दर्पण की बात करें हम, तो अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा और समान बनेगा, ठीक है, वस्तु के समान आकार का सीधा बनेगा। और वही उत्तल दर्पण की बात करें तो हमेशा सीधा बनता है दोस्तों, ठीक ना। अवतल दर्पण से 12 प्रतिबिंब संभव है। तो समझ गए इस तरह क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए। आगे है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के परिवर्तन, ठीक ना, प्रकाश के परिवर्तन से समझाया, तारों का टिमटिमाना यानी प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। देखिए, वायुमंडल के विभिन्न परतों का एक अलग अलग अपवर्तक सूचकांक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। ये प्रश्न मेरा गलती हो गया था दोस्तों एग्जाम में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है,
उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो कमरे का तापमान दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? चूँकि ये जल स्तर नहीं बदलेगा उसका, ठीक ना, जल स्तर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, आपको मिलान करना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उपकरण एक तरफ है और एक तरफ आपका उपयोग दे दिया है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विभवांतर में किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा में किया जाता है। अब पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये विद्युत वाहक बल में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा और, तो देखिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग सिर्फ विद्युत धारा में ही किया जाता है, धारा की दिशा में नहीं। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि यदि एक पंखे, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? चूँकि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ठीक ना, एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? तो ये है, नाभि के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक ना। तो ये देखिए दिया हुआ है आपका, यही आपका विकल्प गलत है। बाकी सब विकल्प, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। असमस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। देखिए, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। देखिए, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यही आपका गलत कथन हो गया। बाकी कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन सीटक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है, ए बी डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है इसमें से? तो ब्यूटेन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ये चूना पत्थर दोस्तों। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या में दोस्तों, किसमें? द्रव्यमान संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये त्रिक बिंदु कहलाती है, ठीक है, एक साथ रह सकती है, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है?
तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपको भी पता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। कैलम कैला कैलामाइन की बात करता क्या अयस्क होता है तो क्या बोलते हैं? जस्ता। गैलेना का बोलता है तो सीसा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय बिलियन जो होते हैं ना, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे परासरण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ क्या करता है? आपको भी पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो देखिए दिया हुआ है, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, राइट आंसर। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं दोस्तों? तो ये उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं? देखिए तना, जड़ें, पत्तियाँ और फूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तना, पत्तियाँ, फूल, ये करी है। और तना पौधे को सहारा प्रदान करने के साथ साथ ये अन्य कई तरह के कार्य भी करते हैं। आलू कंद मतलब तो इसमें तरह हमको लग रहा है एक से अधिक हो जाएगा। आयोग ने भी एक से अधिक राइट आंसर दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त ने केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। क्या हो जाएगा? खाली का स्थान पर तो आरएच कारक होगा। ठीक ना, चिकित्सा प्रक्रिया है एक तरह की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह क्या है? क्या है दोस्तों? तो यह है आपका ए बी। ठीक ना, क्या है? ए बी है। एंटीजन ए तथा बी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया क्या है? एक संक्रमण है। किस में होता है? ये फेफड़ों में होता है, फेफड़ों का होता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्तों देखिए करेंट अफेयर जो है वो उसमें 2022 के हैं, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। अब मैथ जो है, मैथ आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक ना, बाकी जितने हैं प्रीवियस ईयर का हम एडुटेरिया का जो न्यू 2023 में वॉल्यूम आया है वो हम करवा रहे हैं 2023 का। ठीक है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे, वहाँ पर आएगा, ज्वाइन करेंगे आप, वहाँ से इसका पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना आशीर्वाद भी दे सकते हैं मुझे कमेंट कर कर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, टेक केयर, बाय बाय।